The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? सेल का EMF दे रखा है, सेल नहीं बैटरी, कार की बैटरी का EMF दे रखा है 12 वोल्ट 3.1। EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कैपिटल E से करो या स्मॉल E से। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, internal resistance small r से रिप्रेजेंट करता है 0.4 ohm। What is the maximum current that can be drawn from the battery? यानी कि बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ हो सकता है ये हमें बताना है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया भी है, ठीक है। करंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो वैसे तो हम लोग पढ़े हैं V = IR ओम्स लॉ से। यहाँ पे करंट के लिए इससे बोला है कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो हम लोग E = IR लगाएंगे मैक्सिमम करंट के लिए। अदरवाइज ये नहीं लगता, तब हम लोग लगाते ये फॉर्मूला। यहाँ पर E = V + IR। अगर एक्सटर्नल सर्किट में भी कुछ रेजिस्टेंस होता तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता, तो अभी हम इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट के लिए E = IR, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 मान लेंगे। तो उस कंडीशन में आपने I की जब वैल्यू निकालेंगे तो I = E/R, और E की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, 10 को ऊपर भेज दिया और ये 12 है, ये आ जाएगा। I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। 4 3 12 का आंसर दिया। Therefore, the maximum current which can be drawn from the battery equal to 30 एम्पियर। ये आंसर, ठीक है। आंसर दिया हुआ है, समझा लिए। मैक्सिमम के कंडीशन में अभी जैसे मैक्सिमम EMF मतलब कब होता है, या टर्मिनल वोल्टेज अलग होता है, और जब हम लोग करंट सेल से या बैटरी से कोई भी करंट नहीं यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका EMF, सेल का EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल होता है। नंबर 2, अ बैटरी ऑफ द EMF 10 वोल्ट। एक बैटरी दिया है, उसका EMF कितना? 10 वोल्ट। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r = 3 ओम। कनेक्टेड टू द रजिस्टर, एक रजिस्टर से जुड़ा है, रजिस्टर नहीं मालूम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, करंट गिवन 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मान लेते हैं जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? अगर सर्किट क्लोज्ड है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ये V जो होता है टर्मिनल वोल्टेज होता है, तो ये V टर्मिनल, दो चीजें पूछा है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, कौन से यूज करेंगे? अभी हमने बताया कि हम लोग पास है फॉर्मूला जो है E = V + IR, इस टाइप से। क्या इससे V निकाल लेते हैं? V, तो V = E - IR लिख सकते हैं।
ई हमारे पास दिया हुआ 10 वोल्ट माइनस आई दिया 0.5 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस से 3, तो इतना वोल्ट। ये 10 वोल्ट माइनस 5 3 जा 15 यानी 1.5 वोल्ट। 10 में से 1.5 जाएगा कितना जाएगा 8.5 वोल्ट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और जब टर्मिनल वोल्टेज आ गया तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? V = IR। अगर टर्मिनल वोल्टेज V, करंट I और एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R है, V = IR। और इससे R की जब वैल्यू निकालेंगे V अपॉन कितना हो जाएगा I। V दे रखा है, V निकला है 8.5 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और करंट कितना दिया हुआ है 0.5। तो इसमें डिवाइड किया जाएगा, हाँ 17 आ जाएगा, क्योंकि ये 85/5 लिख सकते हैं। 70 आंसर चेक कर लो, 17 वोल्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 has two parts, A and B. A part question is given 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in the series. What is the total resistance of the combination? यानी A पार्ट में 3 रेजिस्टर्स दिया है जिनका रेजिस्टेंसेस 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इनका इक्विवेलेंट पूछा है कि क्या होगा, तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A पार्ट में क्या गिवन है, R1 = 1 ohm, R2 जो है इनलेट का लेते हैं R1 और R2 = 2 ohm, R3 = 3 ohm, ये गिवन है। एंड R equivalent पूछा है, R equivalent was what when it is connected in the series combination. For series combination, R equivalent equal to R1 plus R2 plus R1 दिया है 1 ohm, R2 2 ohm and R3 3 ohm। क्या आ जाएगा 6 ohm। ये तो इनका इसको समझने में। नेक्स्ट पूछा है B part। If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। अब कह रहा है कि अगर ये जो रजिस्टर्स है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। बी पार्ट में E = गिवन है 12 वोल्ट, E = 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। देन पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, यानी V1 उसको मान लेते हैं, V1, V2, V2 एंड V3, ये सब पूछा है। ये जो तीनों हमारे रेजिस्टर्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि जो टर्मिनल इंटरनल EMF जो होता है और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दोनों इक्वल होता है, ठीक है। जब सेल के अंदर किसी तरह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो उस कंडीशन में सेल का EMF भी टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी ये प्रश्न हम कर सकते हैं यहाँ पे सीरीज R = 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, देयरफॉर V
V जो होगा टर्मिनल वोल्टेज वो E के इक्वल हो जाएगा और ये टर्मिनल वोल्टेज है V आ गया 12 वोल्ट। सभी सीरीज में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इधर का हो गया ऊपर वाला हो गया। जब सभी रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं उस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में हम कुछ इस टाइप से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। और जहां पर हमने इसका कुछ नाम R1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, इसको R2 ये मान लेते हैं ये टर्मिनल्स पॉइंट्स है। और यहाँ पर हमने क्या किया, क्या लगा दिया, एक यहाँ पे बैटरी। यहाँ पे अभी हमने बताया कि R0 दिया है और इसका EMF हमारे पास 12 वोल्ट देगा और इसको कनेक्ट करंट हमेशा प्लस से इधर की ओर फ्लो करते हैं, माइनस एक्सटर्नल से करंट I पास कर रहा है। जब ये करंट I पास कराएंगे, ये तीनों जो रजिस्टर्स है पॉइंट A और B के बीच में ही जुड़े, इसमें भी करंट चलेगी I चलेगी, इसमें भी करंट I रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी रजिस्टर्स में करंट सेम होता है क्योंकि एक ही पाथ होता है। तो ये सब में I ही रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, I × R1 करेंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल ठीक है, और I × R2 करेंगे इनके बीच का मिल जाएगा। I × R2 करेंगे क्या मिल जाएगा, और I × R3 करेंगे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। I अगर हम लोग निकाल लें इसी तरीके से कि ये करंट की वैल्यू कितनी है, जो ये हमारा बैटरी है, तो इस बैटरी से करंट कितना पास कर रहा है। जब I निकल जाएगा तो I निकल जाएगा तो R1 R2 R3 तो दिया ही, तो हम लोग V1 V2 V3 नहीं निकालना, निकल लेंगे। I निकालने के लिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो हमने कहा कि जो टर्मिनल वोल्टेज है और सेल का EMF दोनों इक्वल होता है, यानी एक तरह से V दे रखा है 12 वोल्ट और हम R इक्विवेलेंट निकाले हुए हैं 6 ओम, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पर बाय यूजिंग फॉर्मूला का हो या बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स का फॉर्मूला ही लिखता हूँ। कौन सा फॉर्मूला है, V = I और यहाँ R की जगह इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट चाहे सीरीज का हो या पैरेलल का, हम लोग V = I। इसे I जब निकाला जाएगा तो I = क्या जाएगा, V/R इक्विवेलेंट आएगा। और V की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट और ये R निकला है, R की करंट 6 ओम, डिवाइड करेंगे 2 एम्पियर कितना जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, करंट निकल गया। अब जब करंट निकल गया इस सर्किट को देख करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, V1 = हो जाएगा I × R1। I की वैल्यू आ रहा है 2 एम्पियर, R1 की वैल्यू 1 ओम, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 पहले रजिस्टर्स में V1, फिर V2 निकालना, V2 = I × R। I फिर 2 एम्पियर रहेगा और ये 2 ओम कितना रहेगा 4, एंड V3 कितना हो जाएगा I × R3। I 2 एम्पियर और R कितना दिया है 3 ओम, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। यानी कि जो हमारे रजिस्टर्स थे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना कितना आ गया 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। एक आंसर ये आया और इक्विवेलेंट वाला वैल्यू यहाँ
ठीक है, ये इसके दो पार्ट पूछा गया था, ए पार्ट ये होगा, बी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3.5, at room temperature the resistance of the heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 170 ohm? Given the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है मैं पूछ देता हूँ। ये आर जीरो इसको कहा जाता है, रूम टेम्परेचर पे दिया गया है, इसको तुम चाहो आर 27 में पूछ सकते हो। तो आर जीरो हम इसको लिख रहा है, आर जीरो के टेम्परेचर रेजिस्टेंस गिवन है, अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे होता तब या इनिशियल होता तब इनिशियल के लिए चाहे आर जीरो लिखो चाहे हम इसको आर 27 ये गिवन इसका गिवन है 100 ठीक है। और एक होता है आर टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर हमें नहीं मालूम लेकिन रेजिस्टेंस पता है कि जो भी टेम्परेचर होगा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मालूम है, उस टेम्परेचर को उसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 170। और एक होता है ये रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ये गिवन है 1.70 into 10 to the power minus 4 और पर डिग्री सेल्सियस ये गिवन है, ठीक है। इतना चीज इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इंडिकेटर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ता है टेम्परेचर। इसके लिए फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर जीरो और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा इन जी, तो ये टेम्परेचर की अब इससे हमें निकालना क्या, आर टी मालूम है और ये जो है आर जीरो बताइए अल्फा मालूम है, टी निकल जाएगा, वो टी निकल जाएगा, टी कैसे निकलेगा इसी में वैल्यू रखते हैं या फिर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है आर जीरो प्लस आर जीरो इंटू अल्फा इंटू टी आर टी, इसको इधर ले आएंगे आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो अल्फा इंटू, इससे अल्फा इससे टी की जब वैल्यू निकाला जाएगा ये दोनों का भी जरा डिवाइड करना है, आर टू माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू वैल्यू रख देते हैं। आर टू की वैल्यू गिवन है 170 माइनस ये 100 एंड आर जीरो बाई 100 दे रखा माइनस ये अल्फा इंटू अल्फा कितना मिला है 1.70 into 10 to the power minus 4, याद रखो प्रॉब्लम बता सकते, ठीक है। 170 में से 100 माइनस करो कितना जाएगा 79 और डिनोमिनेटर में क्या है 100 से 1.7 में मल्टीप्लाई करो तो ये 170 हो जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 4 है उसको ऊपर में ले आप ऊपर में भेजेंगे तो 10 की पावर प्लस का 4 होगा, उस 10 की पावर 4 में से एक 10 बार करो तो यहाँ 10 की पावर कितना बचेगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स 1 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 आ गया 1, ये t की वैल्यू 1000, ठीक है। अब ये जो t होता है इसके इक्वल होता है, एक्चुअली जो T है ना वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसको हम T2 माइनस T1 लिखते हैं, T2 माइनस T2। अब T2 की वैल्यू तो नहीं मालूम लेकिन T1 आपको 27 डिग्री सेल्सियस पता है, तो यहाँ T की वैल्यू है 1,
अब ये टी जो है ना, क्योंकि हमने ये जो 27 डिग्री सेल्सियस पर भी है, ये भी डिग्री सेल्सियस सही है। तो जहाँ पर इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा प्लस होगा, तो 1000 प्लस 27 और यूनिट इसका डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर क्या दिया है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है ना, टी के जगह हम लोग डेल्टा की टर्म का भी यूज करके तब भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम क्या यूज करो। हमने टी सिंपल सा यूज किया कि डेल्टा टर्म से करना पड़ेगा। फिलहाल डेल्टा जो होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है, और चेंज इन टेम्परेचर अगर निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसलिए टी को हमने T2 - T1 लिखा।